नमस्कार, मैं हूं पूजा सचदेवा। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। टीवी न्यूज इंडस्ट्री का वो शो जिसमें देश दुनिया की हर खबर होती है कवर। आज बुलेटिन में आपके लिए क्या है खास, एक नजर इस पर। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कैसे हो रही है ममता सरकार की घेराबंदी, बताएंगे रविकांत। क्या केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की बड़ी बातें निपुण सहगल से जानेंगे। यूपी बीजेपी के घमासान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को क्या क्या बताया, अंदर की खबर अभिषेक उपाध्याय बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की सीबीआई ने शुरू की जांच। कोलकाता पुलिस ने पूरे मामले को बयानों के साथ सीबीआई को सौंपा। कोलकाता पहुंची सीबीआई की टीम ने पुलिस से जांच रिपोर्ट यानी केस डायरी ली। कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को केस डायरी सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। सीबीआई सबसे पहले कोलकाता पुलिस की तरफ से केस में दर्ज बयानों की जांच कर रही है। सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट की कोशिश है कि पुलिस को मिली सबसे पहली कॉल से लेकर पूरे क्राइम सीक्वेंस को इस्टेब्लिश किया जाए। पुलिस को घटना से जुड़ी पहली कॉल शुक्रवार सुबह 10 बजे मिली थी। सीबीआई का फोकस मृतका के 4 दोस्तों पर भी है जिनके साथ उसने डिनर किया था। इन 4 लोगों ने ही मृतका को आखिरी बार देखा था। साथ ही सीबीआई उस डिलीवरी बॉय से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है जिसने डिनर सर्व किया था। कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को भी सीबीआई को सौंपा है। सीबीआई संजय रॉय से पूछताछ कर रही है। एजेंसी ये जानने की कोशिश कर रही है कि संजय रॉय ही असली आरोपी है या किसी और को बचाने के लिए उस पर आरोप मढ़ा गया है। बहुत उद्विग्न है इस इंसिडेंट्स के लेके। हम लोगों का ये मांग है सीबीआई हम लोगों के से बात करे। सीबीआई ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या संजय रॉय के साथ कुछ और लोग थे जो इस वारदात में शामिल थे। सीबीआई की टीम कोलकाता में जांच अधिकारियों और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी पूछताछ करेगी। दिल्ली से गई हुई ये सीबीआई टीम के साथ फोरेंसिक की टीम्स भी गई हैं और ये फोरेंसिक की टीम जमीनी स्तर पर दोबारा पूरी जांच शुरुआत से करेगी। कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस को बीजेपी देश भर में बनाएगी मुद्दा। 16 अगस्त को सभी राज्यों की राजधानी में बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी महिला सुरक्षा के नाम पर ममता सरकार से सवाल पूछ रही है। ममता बनर्जी का पुलिस के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। जिस तरह से ममता का सरकार सारे जो प्रमाण है उसको लोपाट माने ध्वंस कर देने का साजिश रचा है। बीजेपी अब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई दुर्घटना को देश भर में मुद्दा बनाएगी। 16 अगस्त को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सभी राज्यों की राजधानी में बीजेपी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पश्चिम बंगाल में स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही है। एक टीएमसी एमपी उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं। बीजेपी नेता पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी कर रही है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में इंसाफ की मांग कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी रही। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से परेशान हुए मरीज। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज भी काम बंद रखा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, हैदराबाद समेत हर बड़े शहर में रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन पर रहे। दिल्ली के एम्स में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से इलाज के लिए पहुंचे लोगों को भारी परेशानी हुई। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को अपॉइंटमेंट तो मिला, लेकिन हड़ताल के कारण उन्हें बिना इलाज के ही लौटना पड़ा। कहता उनसे परेशान हो गया तो एक डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर थे, वो बोल रहे थे भाई मैं तो हड़ताल पे, हमसे तो कुछ बोलो मत ना। बुधवार को फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद फोडा ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन दूसरे संगठन इससे सहमत नहीं हैं। कल ये केस सीबीआई ने ले लिया, ठीक है, अच्छा है, जस्टिस हम लोगों को मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों का ये प्रोटेस्ट चलेगा। कोलकाता में आज रात 11 बजे से 11:55 तक कई नागरिक संगठनों ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। इस दौरान महिलाएं सड़क पर मार्च निकालेंगी। 15 अगस्त समारोह को लेकर
जो लाल किला है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लाल किले के बाहर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ पहले तो बैरिकेडिंग कर दी गई है और साथ ही जो लाल किले का फ्रंट है उधर बड़े बड़े कंटेनर्स लगाकर पूरी तरीके से जो लाल किले की तरफ का रास्ता है उसको बंद किया है। प्राचीर पर बाहर से किसी की नजर ना जाए उसको लेकर ही ये पूरे इंतजाम किए गए हैं। करीब 500 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से लैस जो हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे हैं वो लाल किले की सुरक्षा के लिए इसके आसपास लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की तरफ आएंगे तो उस रूट पर भी करीब 1000 सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। सिर्फ लाल किले की सुरक्षा के में ही 10,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। 7 लेयर सिक्योरिटी जो है वो लाल किले के लिए लगाई गई है। इस साल भी एक्सटेंसिव इंतज़ाम किए गए हैं टेरर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें ना सिर्फ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, स्पेशलाइज्ड मैन पावर, स्नाइपर्स, कमांडोज वो सारे डिप्लॉय किए गए हैं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी भरपूर यूज़ किया जा रहा है। आसपास जो चांदनी चौक का इलाका है वहाँ भी लोगों को ये बात बोली गई है कि सुबह जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई पतंग या ड्रोन ना उड़ाए। संभावित खतरे की आशंका के बाद इस बार भी लाल किले को दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने किले में तब्दील कर दिया है। 15 अगस्त से पहले अटारी वाघा बॉर्डर पर हुई बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। 15 अगस्त के मौके पर इस सेरेमनी में कुछ नए परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते हैं। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा सीमा पर कल शाम जो कुछ होगा उसकी एक झलक आज शाम दिखाई दी। बीएसएफ के जवानों की परफॉर्मेंस ने वहां मौजूद दर्शकों में जोश भर दिया। इस बार 15 अगस्त पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान कुछ परफॉर्मेंसेस में इजाफा किया गया है। इस बार बीएसएफ के डॉग स्क्वाड और महिला बोल्ड राइफल की टीम का कॉम्बिनेशन कमाल दिखाएगा। बीएसएफ की 2 महिला जवानों से परेड की शुरुआत होगी। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगे दोनों बंद गेट खुल जाएंगे। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के 6 फुट लंबे जवानों का रोबीला अंदाज लोगों को रोमांचित करता है। इसके साथ ही अपने पैरों को सिर से ऊपर ले जाने वाली ड्रिल लोगों में जोश भर देती है। झारखंड की सियासत से बड़ी खबर है, बीजेपी और आजसू ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। चंद महीने के बाद झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और आजसू के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग फिक्स हो गया है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड विधानसभा की 81 सीट में से बीजेपी 65 से 68 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आजसू 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान जल्द ही हो सकता है। सीट शेयरिंग को लेकर झारखंड बीजेपी के प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और आजसू के चीफ सुदेश महतो के बीच 2 राउंड की मुलाकात हो चुकी है। आजसू हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, तो सुदेश भैया से मिला, बातचीत किया, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया से दोनों चुनाव लड़ेगा। साल 2019 में बीजेपी और आजसू के बीच बात नहीं बन पाई थी, तब गठबंधन टूट गया था और इसका दोनों दलों को चुनाव में नुकसान भी हुआ था। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा है झटका। कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। बड़ी अटकलें लग रही थी कि क्या केजरीवाल का जेल से छूटने का काउंटडाउन शुरू हो सकता है, लेकिन इन पर तब विराम लग गया जब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की। सिंघवी ने केजरीवाल के लिए स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि ईडी केस में अंतरिम जमानत से पहले केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, इसलिए वो अभी तक जेल में है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। इस मामले में फिलहाल ये तय है कि 23 अगस्त तक तो केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस के निवेदन पर टल गई मनीष सिसोदिया की पद यात्रा। अब 16 अगस्त से निकलेंगे पद यात्रा पर सिसोदिया। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस की वजह से सुरक्षा कारणों को देखते हुए मनीष सिसोदिया से पदयात्रा टालने की अपील की थी। इस अपील पर पदयात्रा को शुक्रवार यानी 16 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया। मनीष जी ने कहा कि भाई ये कंसर्न जेन्युइन लग रही है
और हम 14 तारीख की जगह 16 तारीख को ग्रेटर कैलाश से दिल्ली की पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। अब 16 अगस्त से सिसोदिया की पदयात्रा ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के कालकाजी इलाके से शुरू होगी और दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। पदयात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। जेल से बाहर आने के बाद एबीपी न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में सिसोदिया ने कहा कि वो जेल से और भी मजबूत होकर निकले हैं। मतलब सौभाग्य है कि मैं उनसे पहले निकल आया, तो अब मैं बीच में कार्यकर्ताओं के बीच जा रहा हूँ और एक एक लोगों के बीच जा रहा हूँ। और अरविंद जी जैसे ही बाहर आएंगे तो वो भी बाहर आएंगे तो फिर स्ट्रेटेजी बनाएंगे आगे। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया फिलहाल पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। और चलिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको अपडेट करा दें। विनेश फोगाट की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब विनेश को सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। ये खेल की सबसे बड़ी अदालत CAS ने विनेश की याचिका को खारिज किया है। सिल्वर मेडल के लिए विनेश ने अपील की थी, लेकिन इस अपील को खारिज कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जगविंदर पटियाल जी सीधे पेरिस से इस वक्त कनेक्ट है। जगविंदर जी, ये बहुत निराशाजनक खबर है पूरे भारत देश के लिए कि विनेश की याचिका को खारिज कर दिया गया है, लेकिन क्या विनेश के पास अभी कोई ऑप्शन बचता है या एकमात्र विकल्प ये उनके पास था? जगविंदर जी देखिए, अब सबसे बड़ी आस तो हमारी खत्म हो गई है पूजा, क्योंकि जिस तरह से विनेश या फिर हमारा देश या करोड़ों भारतवासी जो उम्मीद कर रहे थे, उसको ये बहुत झटके लगने वाली बात है। लेकिन इस तरह की संभावनाएं पहले ही जो खेल की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं वो बता रहे थे। उन्होंने पूजा ये साफ कहा था भी किसी भी हालत में आर्बिट्रेशन जो है वो ये बात को नहीं मानेंगे और उनको किसी भी हाल में इस फैसले को बदलने का अख्तियार भी नहीं है। हाँ, किन हालात में ये हुआ ये जरूर देख रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह से कोई भी फैसला इस तरह से अपील में जाने से बदलता हो तो उन्होंने कहा कि हर रोज ओलंपिक में इतने खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, वो कोई ना कोई अपील दलील देकर अपना पक्ष रखना चाहेंगे। तो इसीलिए जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है उसने डिसमिस कर दी है विनेश फोगाट की जो अपील थी, और उन्होंने कहा है कि सिल्वर मेडल शेयर करने के लिए जो अपील की गई थी उस पर अब जो है वो कोई फैसला भारतीयों के लिए बचता नहीं है जो बताया जाए। यानी डिसमिस होने के साथ ही सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीद खत्म हुई है। पूजा, एक बात और मैं बता दूं आपको कि विनेश अभी भी यूरोप में ही है, वो पोलैंड में है इस वक्त, और उम्मीद उनको यही थी कि अगर ये फैसला उनके पक्ष में आता है, भारत के पक्ष में आता है, तो उसके बाद भी वो भारत लौटेंगे। लेकिन अब उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन इस फैसले की संभावना पहले से थी। हाँ, ये जरूर था कि जिस तरह से लगातार ये फैसला डेफर हो रहा था, ये कहा जा रहा था कि पिछले कल भी जब ये पूरा मामला कोर्ट में आया CS में, उसके बाद ये कहा गया कि अब ये 16 तारीख को फाइनल होगा। तो ये उम्मीद जग रही थी कि बार बार कंसिडरेशन हो रहा है तो कहीं कोई सार्थक नतीजा आ सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट आया नहीं। तो ये बड़ी दुखद बात है। और फिलहाल CAS से हमारी वो उम्मीद खत्म हो गई है जिससे पिछले कई दिनों से हम आस लगाकर बैठे थे। अब ओलंपिक एसोसिएशन क्या करती है, PT उषा का रिएक्शन भी इस पर आ गया है। ये देखना बड़ी बात होगी कि अब किसी और अपील या दोबारा फिर इसको रिकंसिडर करने के लिए जाते हैं नहीं। लेकिन फिलहाल इतना मैं कह सकता हूं कि अब वो उम्मीद जिस पर सारा देश अभी तक लगाए बैठा था, आस लगाए बैठा था, वो आज खत्म हो गई। लेकिन जगविंदर जी, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि खेल जगत के नियमों को, ओलंपिक्स के नियमों को देखते हुए ऐसी संभावना पहले ही जताई जा रही थी, लेकिन अब PT उषा के रिएक्शंस भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आए हैं। उन्होंने नियमों को लेकर खास तौर पर कहा कि इस तरीके के जो नियम है ये बहुत ज्यादा निराशाजनक है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो निराशा है वो जरूर PT उषा ने सामने दिखाई है कि ये नियम जो है ये अमानवीय है। ये शब्द उनकी तरफ से प्रयोग किए गए। देखिए, निराशा तो पूरे देश को है, विनेश फोगाट को या PT उषा के साथ साथ पूरे देश को, 140 करोड़ लोगों को इस बात की निराशा है कि 100 ग्राम के लिए एक खिलाड़ी जिसने 3 बाउट बैक टू बैक जीती, प्री क्वार्टर फाइनल जीता, क्वार्टर फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक रात में उसका जो 100 ग्राम वजन जिसको वो कम नहीं कर पाई और 50 किलोग्राम के वर्ग में जिस तरह से वो बाहर हुई, उसे देखते हुए निराशा का आलम बहुत बड़ा है। आप सोचिए उस खिलाड़ी का क्या हाल होगा जिसको ये लग रहा होगा कि मेरा गोल्ड या फिर कम से कम सिल्वर तो पक्का है, और वो एकदम अयोग्य ठहरा दिया जाता है। 2018 में ये नियमों में जो बदलाव किया गया था उसके तहत उनको अयोग्य ठहराया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर किसी ओलंपिक एसोसिएशन ने नियम बनाए हैं तो उन नियमों का पालन करना और करवाना भी उसी का फर्ज बनता है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। विनेश ने भी ये माना है कि 100 ग्राम का उनका वजन जो है वो बड़ा हुआ था, लेकिन अब उसे कम नहीं कर पाए और उसमें अयोग्य ठहराया गया। तो ऐसे में पूरे का पूरा दोष देना नियमों को भी हम जो है वो सही नहीं होगा।
लेकिन जो खेल की भावना थी उसको देखना चाहिए। उम्मीद और आस एक तरफ होती है और खेल भावना और उसके नियम दूसरी तरफ। बिल्कुल जगविंदर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि खेल नियमों का पालन भी करना होता है और खेल नियम अपनी जगह पर हैं। इमोशंस और जिस तरीके से हम देशवासी होने के नाते विनेश फोगाट को इस वक्त देख रहे हैं वो एक अपनी जगह है, लेकिन आगे अब क्या हो सकता है जगविंदर जी? क्योंकि सवाल यही उठता है कि आगे क्या और अपील की जा सकती है। जैसा कि आपने भी कहा कि एक जो बहुत बड़ी संभावना, कहीं ना कहीं आशा थी, वो इस वक्त निराशा में बदल चुकी है, लेकिन क्या कोई और तरीका बचता है विनेश फोगाट के पास? देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ और हरीश साल्वे को भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को सीएएफ में रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था। मुझे लगता है कि अब वो नियम और कायदे पढ़ने होंगे, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स के उन लॉज का एक्सपर्ट नहीं हूँ। क्रिमिनल लॉ की नॉलेज हमें भी है, हम उन सब चीजों पे बात कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के नियम क्या कहते हैं और आर्बिट्रेशन के बाद और क्या विकल्प दिए गए हैं। जब ये नियम 2018 में बनाए गए थे तो अगर ये कहा गया था कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में जा सकते हैं और वहां की एडहॉक जो डिवीजन है वो इस पूरे मामले को जांचेगी, तो उसमें आगे ये भी विकल्प दिया होगा कि अगर मान लीजिए कि फैसला वहां पर आपके खिलाफ आ जाता है तो फिर आपके पास क्या विकल्प बचता है। तो जो वो गाइडलाइंस होंगी उनके तहत ही अब फैसला या इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, इसको रिकंसिडरेशन में भेजा जा सकता है, नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन अगर रिकंसिडरेशन में नहीं भेज सकते होंगे तो ये मैटर यहाँ पर एंड माना जाएगा। और अगर इसमें कोई विकल्प बाकी बचता होगा तो जाहिर सी बात है कि हरीश साल्वे और भारतीय ओलंपिक संघ भारत सरकार से बातचीत करने के बाद उस तमाम मसले पर जाकर बातचीत करेगा और दोबारा रिपील करेगा। सिर्फ सवाल इतना है पूजा कि हमें ये देखना होगा कि क्या वाकई ही कोई विकल्प बचता है जो नियमों में दिया गया था या नहीं। अगर नहीं बचता तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर उसमें कुछ रिकंसिडरेशन के लिए कोई चीज बची हुई है तो जाहिर सी बात है कि हमारे लॉयर्स, हमारे देश की पूरा जो ओलंपिक संघ है वो उस मामले में जाएगा। बिल्कुल जगविंदर जी, आप मेरे साथ रहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। ओलंपियन विजेंद्र वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, दर्शकों को सुनाते हैं। तो देखिए, रिएक्शंस आपको सुनाएंगे क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर पीटी उषा भी अपनी बात रख चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके के जो नियम है ये अमानवीय हैं। उन्होंने कहा कि आईओए विनेश फोगाट के साथ है, सीएएस के फैसले से निराशा हुई है। ये शब्द पीटी उषा की तरफ से। ओलंपिक गोल्ड होता अगर लड़की वो फाइनल में जाती और जीतती तो एक बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए कि हमारे को मेडल नहीं मिला। तो मैंने कल एक ट्वीट किया था कि हम विनेश के साथ पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो जो भी उसके संघर्ष की कहानी है, उसकी स्टोरी, हम उसके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। फैसला 16 को आना था लेकिन आज ही पुलिस को निकाल दिया गया है बाहर बिना बताया कि ये कहा था 16 को आएगा। तो आपको इसको भी किस तरह देख रहे हैं? जी देखिए, हम तो वेट कर रहे थे कि कब सिल्वर मेडल अनाउंस हो, लेकिन जैसे हमें न्यूज़ ये पता लगी, आपके माध्यम से हमें पता लगा अभी, तो कहते हमारे लिए कहते दुखद एक न्यूज़ है कि आई एम नॉट हैप्पी विद दैट न्यूज़ ऑफ कोर्स। और मैं चाहूँगा कि जितने भी खेल खिलाड़ी हैं, जितने भी रेसलर हैं, जितने भी बॉक्सर हैं, सब हमारी बहन विनेश का साथ दें, सपोर्ट करें। और मुझे ये लगता है कि विनेश गोल्ड मेडलिस्ट से भी ऊपर है अभी। जो जिस तरीके से उसने जापानीज़ को हराया, वो फाइनल में पहुँची और पूरा देश उसको, आई थिंक शी इज़ अ बिग हीरो एंड अ बिग स्टार राइट नाउ। इट डज़ नॉट मैटर कि मेडल आया नहीं आया, बट विनेश फोगाट सल्यूट। जगविंदर जी, जिस तरीके से विनेश फोगाट ने ये पूरी फाइट लड़ी और गोल्ड मेडल की रेस में वो जिस तरीके से प्रदर्शन करने के लिए पहुंची, जैसे उन्होंने जापानीज खिलाड़ी को हराया, ये सब देखकर हर कोई उनके स्ट्रगल को इस वक्त याद कर रहा है और कह रहा है कि ये जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल की लड़ाई है उससे कई ऊपर है विनेश फोगाट। और यही एक स्पिरिट देखी जा रही है कि देश के लोग इस वक्त विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं। देखिए, उन्होंने कोई गलती नहीं की। वजन का मसला जो है वो कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहता है कि उसका वजन किसी भी इस तरह से बढ़ जाए कि वो अयोग्य ठहरा दिया जाए और उसको कोई मेडल की आस ना रहे। उनकी तरफ से गलती कोई नहीं हुई। मेरा अपना मानना ये है कि जो भी डाइट ली जा रही थी, जो भी उनके साथ उनके मेडिकल ऑफिसर थे, जो कोच थे, जो डाइटिशियन थे, वो अपना स्टाफ साथ लेकर गए हैं, ऐसा भारतीय ओलंपिक संघ ने भी कहा है। मुझे ये लगता है कि इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा पहलवानों के साथ अक्सर हो जाता है कि जब भी वो बैक टू बैक बाउट जीतते हैं या बैक टू बैक बाउट लड़ते हैं, उसके बाद जिस तरह की डाइट की चीजें होती हैं उनमें वजन कम ज्यादा हो जाता है। अब वजन कम नहीं हो पाया, विनेश ने पूरी कोशिश की, स्टाफ ने पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ जो ये नियम है उनको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। अगर इस तरह से हर कोई नियम को अनदेखा करने लगेगा तो हर खिलाड़ी फिर नियमों को साइड करके अपील डालता रहेगा और गेम खेलने की बजाय ये सब चीजें जो है वो कायदे कानून, नियमों और आर्बिट्रेशन में ही फंसी रह जाएंगी। तो हमें उन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन
हम विनेश के साथ हैं, देश विनेश के साथ है। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि देश की शान में कोई फर्क पड़ा हो। उनके काम से, उनकी कुश्तियों से देश की शान बढ़ी है और ये ना मेडल लेने के बावजूद भी कोई मेडल लेने से कम नहीं है उनका काम। बिल्कुल ठीक कहा जगविंदर जी आपने। और हमारे साथ इस वक्त स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक भी जुड़ गए हैं। जीएस विवेक, क्योंकि आप खेल जगत के बारे में, स्पोर्ट्स के रूल्स के बारे में बहुत बारीकी से आप समझते हैं, मैं चाहूंगी आप ये समझाएं कि क्या अब आगे कोई अपील की जा सकती है, कोई ऑप्शन विनेश फोगाट के पास बचता है? क्योंकि जो सबसे बड़ी होप थी वो इस वक्त निराशा में बदल चुकी है। आगे क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, जैसे अभी जगविंदर ने कहा कि कभी कभार आप ऐसा खेलते हैं कि आपको कोई मेडल की जरूरत नहीं होती और फिर भी आप चैंपियन होते हैं, तो बिल्कुल सही कहा जगविंदर ने। लेकिन हाँ, विनेश के पास ऑप्शन है, लीगल ऑप्शन है, और आईओए ने अभी अभी ये साफ किया है कि वो लीगल ऑप्शन वो एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि जो आईओए की दलील थी वो यही था कि जो 100 ग्राम था वो काफी कम था, और एक बॉडी वेट पे अगर आप लेते हैं उसको, मेडिकल सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पर इतना मार्जिन होता है और इतना मार्जिन होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपको ये जरूर कंफर्म कर सकता हूं कि आईओए ने ये बात काफी साफ कर दी है कि वो विनेश के केस में सीएएस के जो ट्रिब्यूनल है उस पर अपील करेंगे। यानी कि अब ये अपील जो है वो लुसान स्विट्जरलैंड में, जहां पर उसका हेडक्वार्टर्स है, वहां पर ये अपील रखा जाएगा। और फिलहाल आईओए इस बात की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट आया है कि वो केस डिसमिस हो चुका है। अभी वो डिटेल बात नहीं आई है कि किस वजह से, किस किस दलीलों के बयान पर जो है इस केस को डिसमिस किया गया है। क्या आईओसी के प्रावधान की वजह से डिसमिस किया गया है, या यूडब्ल्यूडब्ल्यू के जो रूल्स हैं उसकी वजह से किया गया है, या फिर जो दलीलें इन्होंने रखी हैं उसको पूरी तरीके से खारिज किया है। इन सब चीजों का भी खुलासा आएगा जब डिटेल में ऑर्डर आएगा, और उसके बाद यहाँ पर अपील होगा। लेकिन फिलहाल आईओए ने ये साफ किया है कि वो विनेश के केस में अपील के लिए यहाँ पर जरूर जाएगा। ठीक है जीएस विवेक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जगविंदर जी, जैसा आप भी सुन रहे थे जीएस विवेक को, उन्होंने कहा कि अब आगे ट्रिब्यूनल में तो अपील जाएगी, इसके लिए तो तैयारी है, लेकिन वहां से क्या फैसला होता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी हमें करना होगा, क्योंकि अभी पूरी ऑर्डर की कॉपी भी नहीं आई है कि किस आधार पर, किस बिना पर इसे खारिज पूरे तरीके से किया गया है। लेकिन जगविंदर जी, जैसा आप कह रहे थे कि विनेश फोगाट अभी यूरोप में ही है और वो ये इंतजार कर रही थी कि अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो मेडल लेके देश लौटेंगी। लेकिन अब क्योंकि वो बहुत निराश होंगी जाहिर तौर पर, लेकिन उनके क्या देश वापस लौटने की खबर आ रही है कुछ? जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक हफ्ते बाद कहा था कि वो अपने तमाम जो बाकी के उनके सदस्य हैं उनके दल के, उनके साथ लौटेंगी। जाहिर सी बात है वो तो लौटना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए ना कि भारत जो कोशिशें कर सकता है, अगर अब उसके अपील में जाने के चांसेस हैं, ऐसा प्रावधान नियमों में है, तो वो जा रहे हैं। और विनेश और कोई भी खिलाड़ी हो, जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ये चीजें समझते हैं जी। ये हमारे आपके लिए कोई इमोशनल पल हो सकता है, भारतवासियों के लिए इमोशनल पल हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी, इसीलिए कहते हैं ना कि जो स्पोर्ट्समैन होता है ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। तो जो खेल भावना होती है ना, उसको देखते हुए विनेश इतनी मजबूत है अंदर से, या कोई भी खिलाड़ी इतना मजबूत अंदर से होता है जो नियम कायदों को अपनी तमाम उम्मीदों से ऊपर मानता है। लेकिन उनके वापस आने से जो भारतवासियों को उम्मीद थी, शायद वो एक निराशा में जरूर परिवर्तित हो रही है। लेकिन जैसे ये फैसला लंबा खींच रहा है, जो समर्थन विनेश के पक्ष में आया है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, उनके गांव में बात कर रहे हैं, पूरा भारत बात कर रहा है, उससे खिलाड़ी का हौसला और बढ़ता है, वो टूटता नहीं है। और खिलाड़ी कभी टूटने के लिए नहीं बने होते हैं, अगर वो टूटने के लिए बने होते तो वो इस मुकाम तक ही नहीं पहुंचते हैं। मेरा अपना मानना है आपने जगविंदर जी, बिल्कुल। और यही वजह है कि एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी जब उन्हें डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया था, उस वक्त पर भी विनेश फोगाट की जो तस्वीर आई, उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जीएस विवेक, आपका भी शुक्रिया अपडेट्स देने के लिए, बात करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, फिर से लौटते हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के लिए एक और बुरी खबर सामने आई। कल हत्या का मामला दर्ज होने के बाद आज किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ। पूरे ढाका में जिस वक्त अस्थिरता का माहौल है, जब बांग्लादेश की यूनिट सरकार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों को लेकर फायरिंग लाइन में है, तब बांग्लादेश की नई सरकार शेख हसीना के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रही है। अब बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम शेख हसीना के खिलाफ 9 साल पुराने मामले में अपहरण का केस दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता सोहेल राणा सुप्रीम कोर्ट में वकील है। इससे एक दिन पहले हसीना पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इधर शेख हसीना ने बांग्लादेशी नागरिकों से 15 अगस्त को अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की बरसी पर शोक मनाने का आग्रह किया, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी कैंसिल कर दी। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर देश में अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में प्रयागराज में राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और बांग्लादेश का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसी बीच बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार ढाका और नई दिल्ली के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई।
इस बातचीत में बांग्लादेश में भारतीय राजदूत ने अपने काउंटर पार्ट से कहा कि ऐसी सिचुएशन में भारत के हितों की रक्षा होनी चाहिए। मवाना में मेरठ पौड़ी हाईवे टोल पर हंगामा, टोल मांगने पर कहासुनी के बाद मारपीट, 3 कर्मचारी घायल हुए। सफेद रंग की बोलेरो टोल प्लाजा पर आकर रुकती है। गाड़ी के रुकते ही हाथों में हॉकी डंडे और बैट लिए कुछ लोग उतरते हैं। पहचान ना हो इसलिए इन लोगों ने चेहरे को छिपा रखा है। सभी टोल ऑफिस की तरफ दौड़ते हैं। इतने में पीछे किसी ने फायरिंग कर दी। इससे पहले ही टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी कुछ समझ पाते, मारपीट और तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। टोल प्लाजा कर्मचारी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागते हैं। यह हंगामा हुआ है मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर। एक कार सवार से स्टाफ ने टोल मांगा, इसी पर विवाद शुरू हो गया। कार सवार ने फोन किया और गाड़ियों में सवार गुंडे टोल प्लाजा पर पहुंच गए। इसके बाद जो हुआ इन तस्वीरों में दर्ज है। मारपीट में टोल प्लाजा पर तैनात 3 स्टाफ घायल हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। टोल मैनेजमेंट की तरफ से इस घटना की एफआईआर दर्ज कराई गई है। जगमगाती अयोध्या को लगी चोरों की नजर। रामपथ और भक्तिपथ से 50 लाख की लाइट्स की चोरी की शिकायत हुई है और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या का दिव्य भव्य स्वरूप दुनिया ने देखा। रोशनी में नहाई अयोध्या ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन अब इस रोशन अयोध्या को जैसे चोरों की नजर लग गई है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान साज सज्जा के लिए अयोध्या में रामपथ और भक्तिपथ पर करोड़ों की लागत से 6400 बैम्बू लाइट और 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइट्स लगाई गई थी। अब शिकायत हुई है कि 3800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी हो गई है। तो ये जो लाइट्स हैं जो पेड़ों के ऊपर लगाई गई थी, इनको लगाना इतना कठिन है, ये संभव नहीं है कि इतने व्यापक स्तर पे इसकी चोरी हो जाए। ये कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपने बचाव में संभवतः इस तरह की बात कही जा रही है। रामपथ और भक्तिपथ सीसीटीवी कैमरों से लैस है। रामपथ पर 25 और भक्तिपथ पर 12 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये मामला गंभीर है, इसको गंभीरता पूर्वक लेकर के जो भी चोर हों उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच लाइट चोरी की शिकायत से सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस दोनों पथों पर लगाए गए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वाकई चोरी हुई भी है या कोई और बात है। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों से एक बड़ी मुठभेड़, सेना का कैप्टन शहीद, एक आतंकी भी हुआ ढेर। अंधाधुंध गोलीबारी की एक गूंज बता रही है कि जम्मू कश्मीर के डोडा में कितना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। यह ऑपरेशन डोडा जिले के असर के जंगलों में चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को ऐसी पुख्ता सूचना मिली थी कि आतंकी डोडा जिले के असर और उधमपुर जिले के पत्नी टॉप के जंगलों में छिपे हुए हैं। उसके बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ, इसमें सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। आतंकियों ने गोलियां चलाई तो सुरक्षा बलों ने माकूल जवाब दिया, जिसमें 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए, जबकि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जंगल में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये वही पहाड़ियाँ हैं जहां मंगलवार शाम आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई थी। सुरक्षा बल यहां एहतियातन जो है अपना ऑपरेशन चला रही है। इससे पहले एक ठिकाने पर जब सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी बढ़ाई तो हैरान करने वाली तस्वीरें आईं। एक ठिकाने पर सुरक्षा बलों को एक M4 कार्बाइन और कुछ गोला बारूद मिला, जो कि आतंकी हड़बड़ाहट में वहां छोड़कर भाग गए थे। M4 नाम की राइफल को अमेरिकी कंपनी बनाती है, इसलिए चिंता की बात यह भी है कि जिस राइफल को अमेरिकी कंपनी बना रही है वो आतंकियों तक कैसे पहुंच गई। बीजेपी में क्या अभी भी नहीं थमा है यूपी के भीतर जारी घमासान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात ने नई अटकलों को जन्म दे दिया है।
सूत्रों से पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी से यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की मुलाकात 11 अगस्त को हुई थी। सूत्रों के मुताबिक केशव ने पीएम को यूपी के हालातों की जानकारी दी, लोकसभा में यूपी में बीजेपी के हार के कारणों की जानकारी दी। इससे पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पीएम से मिल चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी ने भी पीएम को यूपी के जमीनी हालात और लोकसभा चुनाव में हार की वजहों के बारे में बताया था। सूत्रों के मुताबिक संसद सत्र के दौरान पीएम ने यूपी से ताल्लुक रखने वाले नेताओं, पूर्व सांसद संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की है। बीजेपी के भीतर जो चल रहा है उस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, और आपसी खटपट का क्या, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है दरार, कई हैं सवाल। यूपी में आने वाले दिनों में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस बीच बीजेपी आलाकमान यूपी में बीजेपी के हार के कारणों की पड़ताल करने में जुटा हुआ है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही। कल रात 9:40 पर फिर से होगी मुलाकात। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।